मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 29 दिसंबर 2012 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 71 अर्थात 71 है और इसमें भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में बातचीत की गई है। यह एक पुनरावृत्ति कार्य है और इसमें कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। 5 प्रश्न हैं और उसके बाद एक स्रोत है जिसका पढ़कर हमें अध्ययन देना उत्तर देना है उसमें पूछे गए सवालों का। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में कौन कौन से सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं और किस प्रकार से हमें उनका जवाब देना है। दोस्तों, वर्कशीट पर स्थान की कमी है, इसीलिए इन सवालों के जवाबों को हम लिखित रूप में पृष्ठ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सवालों के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं कि कौन कौन से सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं। दोस्तों, 3 से लेकर 5 अंक वाले ये प्रश्न है और पहला सवाल है कि संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरणों पर एक नोट लिखिए। दूसरा है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा है उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। और चौथा है कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं, कथन की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। और 5वां सवाल है भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। तो दोस्तों, ये 5 सवाल हैं जो 3 से लेकर 5 अंक के हैं। अब इन सवालों के जवाबों को हम देखते हैं कि हमें कैसे इन सवालों के जवाबों को लिखना है। तो दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल है कि संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहा जाता है। हम संसाधनों को किसी एक आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, बल्कि संसाधनों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव तथा अजैव 2 प्रकार के होते हैं, प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के, स्थानीय तथा सर्वव्यापी, और समाप्यता के आधार पर अर्थात समाप्त होने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन इत्यादि। अब दोस्तों, दूसरा सवाल है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मृदा एक जीवंत तंत्र है। आमतौर पर मृदा के बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। मृदा के बनने की प्रक्रिया में अनेक कारकों का योगदान होता है, जैसे उच्चावच, जनक शैल या संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ और समय। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तीसरा सवाल है कि उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग के कारण सामने आ सकती हैं। और इस सवाल के जवाब को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि पर्यावरण एक प्राकृतिक संसाधन है और इसमें अनेक तत्वों की अपनी निश्चित मात्रा तथा निश्चित भूमिका है। इनमें से यदि किसी भी तत्व की मात्रा बढ़ती है या घटती है तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है और इससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ने से अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वृक्ष काटने तथा वनोन्मूलन से बाढ़, वायु प्रदूषण, भूस्खलन आदि। तो ये जो सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब है जो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों, अब चौथा सवाल है जो इस प्रकार है कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्यीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते हैं, कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पर्यावरण एक प्राकृतिक संसाधन है और यदि कोई मानव या देश इस प्राकृतिक संसाधन को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो इसका खामियाजा सभी देशों को सम्मिलित रूप से उठाना पड़ता है। पर्यावरण की हानि के दुष्परिणाम किसी राज्य अथवा देश की सीमा तक नहीं सिमटते, बल्कि पूरा विश्व एवं मानव जाति इसकी चपेट में आ जाती है। उदाहरण के लिए वनों को काटने, उद्योग लगाने के कारण पृथ्वी पर CO2 की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या बन गई है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है कि उस सवाल में आखिर पूछा क्या गया है
और उसी आधार पर उस प्रश्न के जवाब को हमें लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल सीबीएसई या किसी भी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो वैकल्पिक ना होकर वो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, और हम तब तक उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते जब तक कि सवाल हमें समझ ना आ जाए। अतः हमें सवाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे बहुत गहराई से पढ़ना होता है। तो चलिए अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए, और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भू संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। वनारोपण अर्थात वनों को, पेड़ों को लगाना, चारागाहों का उचित प्रबंध मतलब जो पशुओं को चराने के लिए जमीनें हैं उनका उचित प्रबंध, रक्षक मेखला, पेड़ों को पंक्ति में लगाना, तटबंध बनाना, जो पहाड़ी इलाकों में खेती करने के लिए युक्तियां अपनाई जाती हैं वे। तो दोस्तों ये 5 सवाल हैं जो वर्कशीट के आधार में हमसे पूछे गए हैं और उनके जवाबों को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगली जो स्रोत आपकी वर्कशीट में दिया गया है वह क्या है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो स्रोत आधारित है। सबसे पहले हम स्रोत के ऊपर दृष्टिपात करते हैं कि इस स्रोत में क्या जानकारियां हमें दी गई हैं, और उसके बाद इस स्रोत के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं उनकी तरफ हम लोग अपना ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद इस प्रकार है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहां अनेक प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह था अनुच्छेद, जिसके आधार पर अब हमसे 4 सवाल पूछे गए हैं जिनके जवाबों को हमें देना है। पहला सवाल है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि संसाधन नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से वितरित है। दूसरा सवाल है कि लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लद्दाख भारत का एक शीतकालीन कोल्ड मरुस्थल है और यहाँ पर जो कुछ संसाधन है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जबकि कुछ बिल्कुल ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं? इसका जवाब हम यह देंगे कि भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों तथा कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। चौथा और आखिरी सवाल है कि भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो अनुच्छेद में हमने देखा कि भारत के राजस्थान तथा लद्दाख में जल संसाधन का व्यापक अभाव है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपना ख्याल रखें और कोविड से लड़ने के लिए अपने आप को बार बार सैनिटाइज करें, हाथों को बार बार